Hello students, I am Ankita Verma. We will start from the topic of mechanical properties of solid. So in mechanical properties of solid, first of all we have to study the property of a body which is called elasticity. तो elasticity से start करते हैं. तो फर्स्टली elasticity है क्या, हम इसको जानते हैं, ठीक. Before actually start the topic, I'll explain you something. अगर आप किसी भी बॉडी पे किसी भी टाइप का कोई फोर्स अप्लाई करते हो, यानी आप बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करते हो या फिर बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, तो बॉडी की एक टेंडेंसी होती है कि बॉडी अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में किसी भी टाइप के चेंज का अपोज करती है. लाइक अगर हम अपने घर में बहुत कंफर्टेबल हैं और हमें कहीं पे ऐसी जगह पे भेज दिया जाए जहां पे हम कंफर्टेबल नहीं है, तो हमारी टेंडेंसी हमेशा ये होगी कि हम अपने घर पे वापस आए. यानी हम एक अपोजिशन, एक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेंगे टू कम टू आवर ओरिजिनल पोजीशन. तो सेम प्रॉपर्टी किसी भी बॉडी में होती है, किसी भी पार्टिकल्स की होती है कि अगर आप किसी पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी, या फिर किसी भी बॉडी पे अप्लाई कर रहे हो, यानी उसके कॉन्फिगरेशन मीन्स उसके पोजीशन, उसकी लेंथ, वॉल्यूम, शेप, किसी भी टाइप का चेंज करते हैं, तो बॉडी हमेशा क्या करती है कि उस चेंजेस का अपोज करती है. और अपोज कैसे करेगी कि एक एक्सटर्नल फोर्स, जितना एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई किए हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड में इंटरनल फोर्स अप्लाई करती है. यानी उस इंटरनल फोर्स का टेंडेंसी ये रहता है कि वो बॉडी की ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन कर सके, यानी ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन को गेन कर सके. ओके, तो सेम थिंग्स इज इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है जो कि किसी इसको सिंपल हम पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर मैं बताऊंगी है क्या इलास्टिसिटी. सपोज देयर इज अ सॉलिड, इस पे हम एक फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं, ठीक. अगर एक सफिशिएंट फोर्स अगर हम बॉडी पे अप्लाई करें तो ये फोर्स क्या करेगा कि बॉडी के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कोई ना कोई चेंज करेगा. लेकिन सॉलिड में हम जानते हैं कि सॉलिड एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस का कलेक्शन होता है. अगर मान लीजिए कि सॉलिड में ढेर सारे एटम्स इस तरीके से पीरियोडिक मैनर्स में अरेंज हैं, देन अगर कोई फोर्स इस पे अप्लाई किया जाए तो बॉडी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये अपनी पोजीशन से क्या करते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं. यानी अगर ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होंगे तो इनको वापस अपनी पोजीशन पे लाने के लिए बॉडी एक इंटरनल फोर्स जनरेट करेगी, और उस इंटरनल फोर्स की वैल्यू जस्ट इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में जितना हम डिफॉर्मिंग फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. और इस इंटरनल फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. अगर रीस्टोरिंग फोर्स सफिशिएंट है देन बॉडी विल कम टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज कम्प्लीटली. अगर सफिशिएंट नहीं है देन कम्प्लीटली नहीं आएगी. और ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मटेरियल पे कि बॉडी किस मटेरियल की बनी हुई है, ठीक. तो इलास्टिसिटी है क्या, सिंपल. इलास्टिसिटी is the property of body by virtue of which body opposes any change in its configuration while we apply any deforming force on it. इससे अगर कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी पे हम अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी अपने कॉन्फिगरेशन में चेंज का अपोज करती है और उस अपोजिशन में फोर्स डेवलप करती है. यानी ये जो प्रॉपर्टी है ओवरऑल, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है, ठीक. तो अब इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी के हिसाब से बॉडी इलास्टिक कैसे होंगे, या परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है, परफेक्टली प्लास्टिक क्या होती है, मैं बताऊंगी. तो अगर किसी कोई बॉडी, मान लीजिए आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी के कॉन्फिगरेशन में चेंज हो गया. कॉन्फिगरेशन मीन्स देयर चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन शेप, सच टाइप्स ऑफ थिंग्स विल अकर, चेंज इन डायमीटर. सो किसी भी टाइप का बॉडी में अगर चेंज हो गया और अगर आप वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें, मतलब एक बार अप्लाई करने के बाद अगर डिफॉर्मिंग फोर्स आप हटा दें तो बॉडी अगर फिर से अपनी ओरिजिनल कंडीशन में कंप्लीटली आ जाए, यानी बॉडी विल गेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन कंप्लीटली, देन वी विल कॉल द बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक. Means in the perfectly elastic condition, body will regain its original shape and size after removal of deforming force completely. There will be no change in its configuration after the removal of deforming force. ठीक? But if there is
a complete change in its original shape and size after removal of deforming force, then the body will call perfectly plastic. Means if we apply very small deforming force, then the configuration of body will be changed. And अगर हम फोर्स हटा भी दें डिफॉर्मिंग फोर्स, देन आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को वापस रिगेन ना करे, बल्कि न्यू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को क्या करे, कंप्लीटली रिटेन करे. इस तरीके की बॉडी को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी. परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी. Actually, you know that there is no body which is perfect. So, it's extreme conditions actually. Perfectly elastic and perfectly plastic cases are extreme condition, and we will study all the cases between these two extreme cases. Okay. But there are some examples of body which are nearly perfectly elastic and nearly perfectly plastic. तो perfectly elastic body के अगर हम examples देखें तो परफेक्टली इलास्टिक के क्वार्ट्ज हो गया, फॉस्फर ब्रॉन्ज हो गया, ये सारे बॉडीज क्या करते हैं कि आप अगर डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दें तो इनकी टेंडेंसी होती है कि कंप्लीटली अपनी शेप एंड साइज यानी अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को रिगेन करने की कोशिश करते हैं. बट नियरली लाइक यू कैन से दैट 90%, 95% इट कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, देन वी कैन से नियरली परफेक्टली इलास्टिक. सो इन द सेम मैनर अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स, जैसे पुट्टी है, you know that before paint we use putty, mud, paraffin, wax. These are the examples of perfectly plastic. If we'll apply very small force on these materials and these body, then they will completely deformed, and after removal of force they can't come to its original shape and size. So these are two extreme cases, and all the bodies, जो भी बॉडी हम पढ़ेंगे, जो भी बॉडी हम जानते हैं, वो सब इन्हीं दो एक्सट्रीम केसेस के बीच में बिलोंग करती है. ओके, इट्स क्लियर. एंड द रीजन इज ऑफ द इलास्टिसिटी. बिफोर एक्चुअली स्टडी एनीथिंग यू मस्ट नो द रीजन ऑफ दैट. इलास्टिसिटी अगर किसी बॉडी के पास इलास्टिक प्रॉपर्टी है तो क्यों है ऐसे. तो बॉडी के पास इलास्टिक प्रॉपर्टी होने के रीजन ये है कि अगर हम बॉडी में कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो पहले ही कहा कि बॉडी क्या करती है, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में चेंजेज होते हैं, उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, और इस डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट बॉडी क्या करती है, एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कराती है या रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप करती है, जिसकी टेंडेंसी होती है कि वो उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज को वापस लेके आए. तो जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स आप रिमूव करते हैं, इस फोर्स क्या करेगा, इसको ओरिजिनल शेप एंड साइज में लाने की कोशिश करेगा. अगर इक्वल फोर्स है देन डेफिनेटली इट विल कम्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज कम्प्लीटली. अगर फोर्स की वैल्यू सम एक्सटेंट में या फिर कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स कम्प्लीटली अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आते हैं, देन बॉडी थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाती है, स्पेंड हो जाती है. तो वो केस पढ़ेंगे कि बॉडी कितनी डिफॉर्म होती है, कैसे इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, ये सारे केसेस पढ़ेंगे. ओके, आई थिंक इतना आपको कंफर्म हो गया होगा या फिर क्लियर हो गया होगा कि इलास्टिसिटी है क्या. सिंपल इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है जिससे वो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करती है और अपने कॉन्फ़िगरेशन में चेंज का अपोज करती है. तो डेफिनेटली देयर आर सम आई थिंक definitions: deforming force, perfectly elastic, perfectly plastic. I've already told you about all this. तो अब अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी पढ़नी है तो यहाँ पे कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे. तो फर्स्ट है स्ट्रेस. सिंपल पहले जानते हैं स्ट्रेस. जैसे आप नॉर्मली प्रेशर जानते हैं माइंड पे, सेम इसी तरीके का चीज है. अगर आप किसी भी सॉलिड बॉडी पे क्या कर रहे हो कि किसी भी टाइप का फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मैंने पहले ही कहा कि उस फोर्स के अगेंस्ट बॉडी में क्या होगी, इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा जिसकी टेंडेंसी होगी कि बॉडी को अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस में वापस लेके आए. ठीक, तो अगर हम इस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए या फिर ऑलरेडी भी फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. रीस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू द डिफॉर्मिंग फोर्स. कहा कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, डेवलप हो रहा है अंदर इनसाइड द बॉडी टू रिगेन इट्स इन ओरिजिनल शेप एंड साइज. एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है इस पूरे कॉन्सेप्ट में, इलास्टिसिटी के पूरे चैप्टर में,
क्या करना है, हम सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे हम विद इन इलास्टिक लिमिट पढ़ेंगे। तो विद इन इलास्टिक लिमिट है क्या कि जैसे सिंपल अगर हम किसी बॉडी को, मान लीजिए कोई वायर है इस वायर पे हम कोई फोर्स अप्लाई, या फिर यही सपोज दैट दिस इज वायर, तो हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि अगर हम उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दे तो बॉडी ब्रेक कर जाएगी, या फिर अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दे तो बॉडी वापस अपनी शेप एंड साइज में नहीं आएगी, वापस अपनी कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आएगी। तो इलास्टिक लिमिट एक ऐसी लिमिट है बियॉन्ड विच बॉडी विल रिटेन इट्स न्यू फॉर्म एंड बिलो विच बॉडी विल ट्राई टू रिगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। सिंपल, यू कैन अंडरस्टैंड। एक ऐसी लिमिट जिसके बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो बॉडी अपनी न्यू फॉर्म को रिटेन कर लेगी, यानी बॉडी कभी भी इलास्टिक बिहेवियर को नहीं शो करेगी, एंड बिलो विच बॉडी विल शो इलास्टिक बिहेवियर, यानी बॉडी ट्राई करेगी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को पाने में। तो हम जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पे पढ़ेंगे विद इन इलास्टिक लिमिट पढ़ेंगे। फर्स्टली स्ट्रेस क्या होता है, अगर हम इस डिफॉर्मिंग फोर्स को पर यूनिट एरिया मेजर करें तो स्ट्रेस वी विल गेट स्ट्रेस। Stress is simple. The definition of stress is magnitude of restoring force per unit area. Stress equal to magnitude of restoring force per unit area। अगर restoring force की वैल्यू हम AF लिख लें, F by A will call the stress। रीस्टोरिंग फोर्स को एक्चुअली मेजर करना बहुत आसान है। हमने पहले कहा कि रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू इक्वल है डिफॉर्मिंग फोर्स के, और डिफॉर्मिंग फोर्स हम कितना बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कितना वेट अप्लाई कर रहे हैं, या फिर कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये मेजर कर सकते हैं, इजिली जान सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सिंपल स्ट्रेस की डिफिनेशन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस विल कॉल द स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने टाइप्स के होते हैं ये डिपेंड करता है कि हम फोर्स किस डायरेक्शन से लगा रहे हैं। सिंपल, सपोज देयर इज अ सॉलिड बॉडी। सॉलिड बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करने के लिए क्या करें, इस पे एक नॉर्मल डायरेक्शन से फोर्स लगाएं। हमारे पास कई ऑप्शन है, हम फोर्स क्या करें, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या नॉर्मल डायरेक्शन में लगाएं। फोर्स हम टेंजेंट के लॉन्ग लगाएं, या फिर फोर्स हम किसी एंगल पे लगाएं। ठीक, 3 कंडीशंस विल बी देयर। फर्स्ट, फिर अप्लाई फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन, फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड फोर्स एट सम एंगल। ठीक, अगर हम नॉर्मल डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जितना डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर बॉडी में अगर हम फोर्स पर यूनिट एरिया मेजर करें, इस तरीके के स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। मतलब ये कि फोर्स के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है स्ट्रेस, और अकॉर्डिंग टू दैट stress are of 2 types. This type will contain in both 2 types. First type, अगर हम फोर्स को नॉर्मल डायरेक्शन से अप्लाई करें तो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, फोर्स को टेंजेंशियल डायरेक्शन से अप्लाई करें तो टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा। ठीक, लेट्स सी दैट। नॉर्मल स्ट्रेस। फर्स्टली नॉर्मल स्ट्रेस ने पहले ही बताया कि अगर हम किसी भी सॉलिड बॉडी को लें, सॉलिड बॉडी पे हम क्या करें, नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें। आप चाहे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना चाहें या फिर इस डायरेक्शन में, मीन्स नॉर्मली परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है और बॉडी क्या कर रही है कि वापस अपनी साइज को रिगेन करने की कोशिश कर रही है, यानी रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया मेजर करें तो हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा। ठीक, तो नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया और मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब अगर आप देखें तो नॉर्मल फोर्स के एप्लीकेशन से 3 तरीके के चेंज होंगे बॉडी में। बेसिकली 2 टाइप्स के चेंज होंगे, चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन वॉल्यूम। तो फर्स्टली अगर हम चेंज इन लेंथ देखें, बहुत सिंपल है, आराम से आप समझें। चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ 2 टाइप्स का हो सकता है ना, या तो आपकी लेंथ इलोंगेट करे, एक्सटेंड करे, या फिर लेंथ कॉम्प्रेस करे। सिंपल, यानी कि अगर आपके पास कोई पे इस टाइप का वायर है, आप क्या कर रहे हो कि इस पे इलोंगेशन फोर्स अप्लाई कर रहे हो नॉर्मल डायरेक्शन, तो इसकी लेंथ क्या करेगी, चेंज कर जाएगी, इलोंगेट कर जाएगी,
यानी इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर इंक्रीज इन लेंथ कर रही है ड्यू टू एनी फोर्स, देन स्ट्रेस विल कॉल टेंजाइल स्ट्रेस। Means in tensile stress there will be increase in length or extension in length, so this stress is called tensile stress। यानी सेम चीज है, आप कितना फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई कर रहे हैं, सिंपल, ये कहलाता है आपका टेंजाइल स्ट्रेस। सेकेंड इज अगर आप क्या कर रहे हो कि फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो तो आप लेंथ को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रेस कर रहे हैं, यानी लेंथ अगर कॉम्प्रेस होकर इतनी हो जाए, रिड्यूस कर जाए, so if there will be reduction of strength, reduction in length or compression will occur, then we will call the stress compressive stress। compressive stress। तो दो तरीके के आपके पास स्ट्रेस हैं ड्यू टू चेंज इन लेंथ। फर्स्ट इज टेंजाइल स्ट्रेस, अगर आपकी लेंथ इंक्रीज कर रही हो, इलोंगेट कर रही हो, एक्सटेंड कर रही हो, यानी फोर्स इस तरीके से अप्लाई करें। सेकेंड, अगर फोर्स इस तरीके से अप्लाई करें कि कॉम्प्रेशन हो रहा हो, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एंड टेंजाइल स्ट्रेस। अगर हम एक समराइज्ड वे में देखें तो चेंज इन लेंथ के थ्रू जो स्ट्रेस अकर होता है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। टेंजाइल स्ट्रेस एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इसी के अंदर आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। मीन्स अगर चेंज इन लेंथ अगर हो रही है ड्यू टू एनी डिफॉर्मिंग फोर्स, तो डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया और रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, फर्स्ट। सेकेंड, अगर चेंज इन वॉल्यूम हो रहा हो, ठीक है, कॉन्फिगरेशन मीन्स मैंने पहले ही बताया कि या तो बॉडी के लेंथ में चेंज हो, वॉल्यूम में चेंज हो, या फिर उसकी शेप में चेंज हो। टू टाइप्स ऑफ चेंज विल अकर ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल फोर्स। ओके, तो चेंज इन वॉल्यूम, लाइक अगर आप किसी बॉडी को ले, मान लीजिए स्फेरिकल बॉडी ले, इस पे अगर आप सभी डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर दें, नॉर्मल फोर्स, इसके वॉल्यूम में देखेंगे चेंज हो जाएगा, है ना। बॉडी के शेप में चेंज नहीं होगा, बॉडी स्फेरिकल ही रहेगी, बट बॉडी का वॉल्यूम चेंज कर जाएगा। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम अकर हो ड्यू टू अप्लाइड फोर्स या ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, देन वी विल कॉल द स्ट्रेस हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक वर्ड आप अभी जस्ट आगे पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में। तो देखिए फ्लूइड में क्यों केस होगा, क्योंकि अगर हमें सारे डायरेक्शन से, मान लीजिए हम किसी भी स्फेरिकल बॉडी को क्या करें, अगर इलास्टिक बॉडी है उसको हम किसी भी फ्लूइड के अंदर रख दें, तो फ्लूइड उस पर सारे डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करता है और फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में अप्लाई करता है। तो सेम केस हमें वहां पे मिलेगा, चेंज इन वॉल्यूम का केस, एंड दैट्स वाई वी कॉल इट हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक, इन नॉर्मल स्ट्रेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अगर चेंज इन लेंथ हो रहा हो, एंड हाइड्रोलिक स्ट्रेस अगर चेंज इन वॉल्यूम हो रहा हो। सिंपल, क्लियर। एंड सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेस इज टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। ओके, सो हमने पहले ही बताया कि आप फोर्स को क्या कर सकते हो, नॉर्मली अप्लाई कर सकते हो। अगर नॉर्मल अप्लाई करोगे तो जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा नॉर्मल स्ट्रेस होगा। अगर हम फोर्स को क्या करें, टेंजेंशियली अप्लाई करें, हम दोनों सरफेस पे नहीं कह रहे हैं, सिर्फ एक एंड को अगर हम फिक्स कर दें और सेकेंड एंड पे हम क्या करें, टेंजेंशियली एक फोर्स अप्लाई करें, तो बॉडी के शेप में आप देखेंगे कि चेंज होता है। बॉडी की शेप में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी बॉडी अगर रेक्टेंगुलर है तो क्या हो जाएगी, इसकी शेप में चेंज हो जाएगा। सिंपल। अगर कहीं पे भी शेप में चेंज हो रहा है तो वहां पे जो स्ट्रेस होगा वो होगा आपका टेंजेंशियल या फिर शेयरिंग स्ट्रेस। सेम फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया और मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। सिंपल, समझ में आ गया। स्ट्रेस टू टाइप्स के हैं आपके, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस अगर हम नॉर्मल फोर्स अप्लाई करें, टेंजेंशियल अगर हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करें। नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से आपको क्या मिलेगा, देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ चेंज, चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन लेंथ हो रही है तो वहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस,
चेंज इन वॉल्यूम हो रही है तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस, और अगर चेंज इन शेप हो रही है तो सिंपल टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। क्लियर? अब हमने क्या किया कि हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर दिया, हम जान भी गए कि कितना हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। अब इस ड्यू टू स्ट्रेस हमने पहले कहा कि 3 तरीके के चेंज हो रहे हैं। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले ही बताया, चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन शेप। तो कितना चेंज हो रहा है, बॉडी कितनी डिफॉर्म हो रही है, ये जिस टर्म से हम बताएंगे, इस टर्म को हम बोलते हैं स्ट्रेन। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है आपका स्ट्रेन, यानी बॉडी में कितना स्ट्रेन हो रहा है, कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर हम किसी बॉडी पे कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स पहले ही कहा कि देयर विल बी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके कॉन्फ़िगरेशन मीन्स लेंथ में कितना चेंज हो रहा है, उसके वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, शेप में कितना चेंज हो रहा है, ये हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेन के थ्रू बता सकते हैं। तो स्ट्रेन भी आपका सिंपल 3 टाइप्स का होगा, यानी कि देयर विल चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन शेप के अकॉर्डिंग। फर्स्ट टाइप, अगर हम चेंज इन लेंथ की बात करें तो बहुत सिंपल वे में समझिएगा, चेंज इन लेंथ। तो ड्यू टू चेंज इन लेंथ अगर स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस होगा उसको हम बताते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अच्छा, इसको समझने से पहले सिंपल अगर आप स्ट्रेन की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं कि स्ट्रेन आखिर है क्या, स्ट्रेन विल बी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, सिंपल। अगर आप किसी बॉडी में डिफॉर्मेशन बताना चाहते हैं कि बॉडी कितनी डिफॉर्म हुई है या कितनी स्ट्रेन्ड हुई है, एक ही वर्ड है, तो आपको सिंपल क्या करना है कि उसके कॉन्फ़िगरेशन में कितना चेंज हो रहा है ये निकाल लीजिए, ओरिजिनल कितना कॉन्फ़िगरेशन ये निकाल लीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। सिंपल उसका रेशियो आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रेन कहलाएगा। अब हमने पहले का कॉन्फ़िगरेशन में 3 टॉपिक है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन शेप। अगर चेंज इन लेंथ हो रही है तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। सिंपल। तो देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। तो फर्स्ट टाइप इज change due to change in length, this is called longitudinal strain. longitudinal strain आप क्या लिखेंगे, सिंपल, change in length upon original length। इसको अगर किसी फिगर से समझे तो मान लीजिए कि हमारे पास सिंपल कोई भी रॉड है, इस पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया। फोर्स आपने पहले ही कहा कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में आप कॉम्प्रेसिव भी अप्लाई कर सकते हैं एंड एक्सटेंसिव भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। फिलहाल मैं एक्सटेंसिव फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। तो ड्यू टू एक्सटेंसिव फोर्स देयर विल बी चेंज इन लेंथ। ओके, इसकी लेंथ क्या करेगी, कुछ एक्सटेंट इंक्रीज कर जाएगी। मान लीजिए कि इंक्रीज कितनी की लेंथ, डेल्टा एल की, या फिर अगर हम कॉम्प्रेसिव अप्लाई करते तो डेल्टा एल कॉम्प्रेस कर जाती। और ओरिजिनल लेंथ कितनी है, अगर कैपिटल एल हो तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होगी, चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल। सिंपल, समझ में आ गया। देखिए, अगर आप इसके पहले और बाद में बताएंगे आपको, आई थिंक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन सबको क्लियर है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, सिंपल इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब अगर हम सेकेंड थिंग देखें, चेंज इन वॉल्यूम। ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सिंपल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या होगी, चेंज इन वॉल्यूम is the ratio of change in volume to the original volume। अगर हम किसी बॉडी को, स्फेरिकल बॉडी या फिर आप रेक्टेंगुलर बॉडी, स्क्वायर बॉडी, कुछ भी ले सकते हैं, जिसपे आप क्या कर रहे हो, सारे डायरेक्शन से क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और इसके शेप में चेंज हुए बिना इसकी वॉल्यूम में चेंज हो जाए। मान लीजिए कि इसके वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा वी चेंज हो रहा है, और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, डेल्टा वी, सॉरी कैपिटल वी है।
तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, डेल्टा वी, और ओरिजिनल वॉल्यूम कैपिटल वी होगा। ठीक, तो ये एंड विद इन इलास्टिक लिमिट हमने कहा, हम पहले भी बात करेंगे कि हमेशा इलास्टिक लिमिट के अंदर कितना वॉल्यूम में चेंज हो रहा है और कितना ओरिजिनल वॉल्यूम, अगर इसका रेशियो आप निकाल दे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड केस है आपके पास चेंज इन शेप। बस 3 केसेस थे, चेंज इन लेंथ which is called longitudinal strain, change in volume is volumetric strain, and change in shape is called simple tangential or shearing stress, shearing strain। देखिए नॉर्मल अगर स्ट्रेस की आप बात करें तो नॉर्मल स्ट्रेस में नॉर्मल फोर्स था, हमने बताया कि नॉर्मल फोर्स की वजह से 2 तरीके के चेंज हो रहे थे, लेंथ में चेंज हो रहा था एंड वॉल्यूम में चेंज हो रहा था। और लेंथ और वॉल्यूम के चेंजेस के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के स्ट्रेन आपने पढ़े, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सिंपल सेकंड टाइप का स्ट्रेस आपके पास था टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। अगर आप फोर्स क्या कर रहे हो, टेंजेंशियली अप्लाई कर रहे हो, ठीक, नॉर्मल नहीं, टेंजेंशियली अप्लाई कर रहे हो तो, और एक एंड को आप फिक्स रख रहे हो, तो इस कंडीशन में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो उसके क्या होगा, शेप को चेंज करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल और फिर शेयरिंग स्ट्रेन। इसको मेजर करने का तरीका बहुत सिंपल, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। तो आप शेप कैसे मेजर करेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये एंड अगर आप फिक्स कर दे, इस एंड पे एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी हमने कहा कि इसके शेप में चेंज होगी, यानी बॉडी किसी एंगल पे डिफॉर्म हो जाएगी। और अगर आप ये एंगल मेजर ही कर लें तो सेम यही एंगल आपका क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल या फिर शेयरिंग स्ट्रेन। मीन्स आप एंगल मेजर करना चाहें तो आप सिंपल क्या करें, tan थीटा से मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे ए बी, दिस इज सी, डी ई एंड एफ, तो अगर tan थीटा आप मेजर करें तो आपको क्या मिलेगा, सी डी अपॉन सी ए। सिंपल, अगर आपको क्या है, बॉडी की ओरिजिनल ये साइज पता है और कितना इसमें इलोंगेशन हो रहा है इस वाले ऊपर वाले आपके सरफेस में, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस आप निकाल सकते हैं, सॉरी शेयरिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं। और क्योंकि हम आपको पहले बताएं कि जो शेप में चेंजेज है यानी विद इन इलास्टिक लिमिट, ये बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत कम होता है, स्मॉल होता है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली सिर्फ थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होगा अगर कहीं पे टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेन थीटा से डिनोट किया हुआ, क्योंकि देयर इज स्मॉल चेंज इन द शेप, तो दैट्स वाई स्मॉल एंगल प्रोड्यूस होगा और उस स्मॉल एंगल को आप सिंपली थीटा से डिनोट कर सकते हैं। तो 3 थिंग्स आप पढ़ लिए, आप स्ट्रेस पढ़ लिए, स्ट्रेन पढ़ लिए, देखिए हर जगह एक ही चीज आएगी, 3 तरीके के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहे हैं आपके, चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन शेप। तो अकॉर्डिंग टू दीज 3 टाइप्स वी हैव स्ट्रेस एंड वी हैव स्ट्रेन। स्ट्रेस आपने 2 टाइप्स के पढ़े हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करें तो वॉल्यूम और लेंथ में चेंज होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई करें तो शेप में चेंज होगा। इसी तरह अगर चेंजेस कितना हो रहा है, अगर आप देखें तो अगर चेंज इन लेंथ हो रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिलेगा, आपका चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिलेगा, और चेंज इन शेप हो रहा है तो आपके टेंजेंशियल या फिर शेयरिंग स्ट्रेन मिलेगा। ठीक, सिंपल, आई थिंक क्लियर है इतना। अब इन दोनों मेन हमने 2 कॉन्सेप्ट अलग अलग पढ़ लिए, अब मेन अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो अगर हम देखें कि इन दोनों के बीच में रेशियो क्या है, क्या रिलेशन क्या है, तो इस रिलेशन को हम क्या करते हैं, एक लॉ है आपके पास, हुक्स लॉ, इससे हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो हुक्स लॉ सिंपली है क्या, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का एक रिलेशन है के अकॉर्डिंग विद इन इलास्टिक लिमिट्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सिंपल, हुक्स लॉ को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखिए अगर हम जानते हैं हुक्स ने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया था। एक और चीज है कि आप 2 तरीके के लॉ होते हैं या 2 तरीके के फॉर्मूला होते हैं, कि एम्पिरिकल फॉर्मूला, डिराइव्ड फॉर्मूला। आप शायद जानते हो, मे बी, फिर भी बता देती हूँ। डिराइव्ड फॉर्मूला क्या होते हैं, जिनको हम थ्योरी से क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, यानी बहुत सारा डेरिवेशन, बहुत सारे फॉर्मूला, बहुत सारे लॉज यूज करते हैं,
उसके बाद एक फॉर्मूला गेन करते हैं, ठीक। तो वो आपके डिराइव्ड फॉर्मूला होते हैं। सेकंड है कि अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से हम कोई फॉर्मूला प्रोड्यूस करें तो उसको हम एम्पिरिकल फॉर्मूला करते हैं। तो हुक्स लॉ एम्पिरिकल फॉर्मूला है जिसको उन्होंने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से बताया था। आप वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सिंपल देखिए, अगर मान लीजिए कि आप किसी एंड पे इस तरीके से एक एंड फिक्स करके यहाँ से स्प्रिंग को इस तरीके से हैंग कर दे और स्प्रिंग के फ्री एंड पे आप एक लोड अप्लाई कर दें, ठीक। आप लोड यानी एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो एक तरीके से। तो इस लोड की वैल्यू आप पहले क्या करें कि इसकी लेंथ मेजर कर लें। आप एक स्केल लें, लेंथ मेजर कर लें विदाउट जब आपने कोई लोड अप्लाई नहीं किया। फिर आप 5 ग्राम वेट अप्लाई करें या केजी, जो भी आप अप्लाई करना चाहें। 5 kg अप्लाई करेंगे तो टूट जाएगी, ठीक है। तो 5 ग्राम वेट अप्लाई करें, उसके बाद 10 ग्राम वेट अप्लाई करें, 15 ग्राम वेट अप्लाई करें, 20 ग्राम वेट अप्लाई करें। और वेट अप्लाई जैसे आप मतलब 5 ग्राम वेट अप्लाई करें, लेंथ कितना चेंज हुआ यानी फिर से लेंथ मेजर कर लें। 20 ग्राम पे या 15 ग्राम 10 ग्राम पे आप लेंथ मेजर करते जाएं। और फाइनली अगर आप ये काम करें तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप एक ग्राफ खींचे यानी लोड अप्लाइड एंड एक्सटेंशन, यानी अगर आप लोड अप्लाई करें तो ऑब्वियसली इस केस में एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन और लोड अप्लाइड में अगर आप ग्राफ खींचे तो आपको लगे एक लीनियर ग्राफ मिलेगा। सिंपल, यानी कि जितना ज्यादा आप लोड अप्लाई करेंगे बॉडी में उतना ज्यादा एक्सटेंशन होगा। नहीं, बॉडी में जितना ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी उतनी ज्यादा क्या होगी, डिफॉर्म होगी। तो जनरल वे में ये हुक्स का एक्सपेरिमेंट है आपका कि अगर किसी बॉडी पे हम लोड अप्लाई करते जाए, कंटिन्यू बढ़ाते जाए तो बॉडी क्या करती जाएगी, एक्सटेंड करती जाएगी। यानी एक लीनियर रिलेशन मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी लोड अप्लाइड टू एक्सटेंशन, ठीक। और इन जनरल अगर आप देखें तो लोड अप्लाइड इस मीन्स कि वी आर अप्लाइंग अ फोर्स, ठीक, डिफॉर्मिंग फोर्स। और डिफॉर्मिंग फोर्स को हम किस चीज से मेजर करते हैं, सिंपल, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस, ठीक। सेकेंड है कि अगर हम बॉडी के एक्सटेंशन देते हैं यानी चेंज इन लेंथ, सिंपल, तो चेंज इन लेंथ यानी एक अगर समराइज्ड वे में देखें तो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन शेप भी उसमें समराइज कर दे, चेंज इन कॉन्फिगरेशन कर दे तो चेंज इन कॉन्फिगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन इज नोन एज स्ट्रेन। सिंपल, इन समराइज्ड वे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दिस इज द हुक्स लॉ। मैंने पहले ही कहा कि हम एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि विद इन इलास्टिक लिमिट हम कोई चीज पढ़ेंगे। यहाँ पे हम जितनी चीज पढ़ रहे हैं हम इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड नहीं जाएंगे, जहाँ पे बॉडी चेंज हो जाती है, कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाता है, हम वो केस नहीं पढ़ रहे हैं। हम ऐसा केस पढ़ रहे हैं जहाँ पे अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दे तो बॉडी के पास टेंडेंसी हो कि वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाए। तो सिंपल, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दिस इज हुक्स लॉ। ओके, क्लियर। तो अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करें, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा दें तो मैथमेटिक्स से आप जानते हैं यहाँ पे एक क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट की वैल्यू अगर निकाले तो कितना आएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। दिस कांस्टेंट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर इलास्टिक कांस्टेंट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मीन्स बॉडी या मटेरियल कितना इलास्टिक है, उसके पास कितनी इलास्टिक प्रॉपर्टी है, उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, उस पर हम कितना फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो वापस अपनी पोजीशन, शेप एंड साइज में आ सकती है। ये अगर कोई क्वांटिटी आपको बताएगी तो वो बताएगी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर इलास्टिक कांस्टेंट, जिसको हम हुक्स लॉ से डिराइव कर सकते हैं। यानी अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन की वैल्यू रखते जाए तो हमको क्या मिलता जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिल जाएगा किसी भी तरीके के मटेरियल के लिए, किसी भी तरीके के बॉडी के लिए। और हम ये बता सकते हैं कि वो बॉडी कितनी इलास्टिक है और या फिर कितनी प्लास्टिक है, कितनी अच्छी उसमें इलास्टिसिटी होगी, ये सब हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब अगर थोड़ा सा हम डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट भी देख लें इसी साथ, बाकी आगे मैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ाऊंगी बाद में। फिलहाल अगर हम स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला देख लें, स्ट्रेस का फॉर्मूला आपके पास क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक। फोर्स पर यूनिट एरिया आप जानते हैं प्रेशर है, ठीक। स्ट्रेस भी एक तरीके का प्रेशर है। तो अगर इसकी यूनिट देखें तो आप पास्कल सकते हैं या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन एसआई सिस्टम, 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन सीजीएस सिस्टम, ठीक। और इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिखे तो ml-1t-2। आप फोर्स और एरिया का फॉर्मूला रख के इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, ठीक है, आ जाएगा।
इसी तरह स्ट्रेन देखें, अगर आप स्ट्रेन आपके पास क्या है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दो लाइक क्वांटिटी का रेशियो, तो स्ट्रेन आपकी क्या होगी, सिंपल यूनिट लेस होगी, डायमेंशन लेस होगी, कि कोई यूनिट नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी, यानी कि स्ट्रेन आपकी क्या होगी, यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक, स्ट्रेस आपके क्या है, इसकी कोई ये प्रेशर की एक तरीके से यूनिट है यहाँ पे, पास्कल एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और सिंपल सा अगर हम आपसे पूछें कि स्ट्रेस आपकी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, कोई बता पाएगा? तो ठीक है, आप सोचिएगा, अगर हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो पूछ भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर नॉर्मल अगर कोई माइंड लगाएगा तो आप जानते हैं कि फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया स्केलर है, तो ड्यू टू फोर्स आप सोचेंगे स्ट्रेस वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, बट स्ट्रेस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हम बार बार एक वर्ड बोल रहे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस। और किसी को अगर आप क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालें वेक्टर क्वांटिटी का, तो वो क्या हो जाती है, स्केलर हो जाती है। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप, यानी स्ट्रेस इज द स्केलर क्वांटिटी, स्ट्रेन इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है। ठीक, तो फाइनली अगर आप इलास्टिक कांस्टेंट भी निकालेंगे तो वो भी क्या आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट चीजें हम नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे। थैंक यू।